हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमृत शिवानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इतना पोर्शन हम कवर कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज, और दूसरे साइड मास। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है चार्ज और मास में, यह है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without charge. Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. ये बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जब हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना होता था तो हम क्या करते थे, वहां से या तो इलेक्ट्रॉन निकालते थे या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, सप्लाई करते थे। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो उसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो उसका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी से, अगर ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, हम क्या कर रहे हैं, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहां से निकाल रहे हैं, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास क्या कर रहे हैं, हम लोग रिमूव कर रहे हैं। समझ में आया? यानी कि यहां से क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर हम इसी न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, लेकिन इसका मास होता है। मास तो होता है, चार्ज भले ही जीरो हो लेकिन इसका मास क्या होगा, इसलिए मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दो मास के बीच में जो फोर्स आ रहा है उसकी बात करें, वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज attractive. Gravitational force between two masses always attractive. ओके, समझ में आ रहा है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन दो मास के बीच में जो फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा, वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर ये हमारे पास कोई चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी, तो चार्ज बॉडी बोलने का क्या मतलब है, हो सकता है इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज हो, ठीक है, और ये क्या हो, इसकी वेलोसिटी जीरो, यानी कि ये रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है।
कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो क्या इसका चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं, चार्ज वही रहेगा। इसलिए हम यहां पे बोल रहे हैं चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अच्छा, मास की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है? बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बाय दिस फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं उस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि मास जो है डिपेंड करता है किस पे? स्पीड पे। जैसे कि m इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक 11 तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन उसमें हम लोगों ने कहीं देखा ही नहीं कि स्पीड चेंज हो रहा है तो मास भी चेंज हो रहा है। अब क्यों वहां पर हम लोग कांस्टेंट स्पीड लेते थे? जब रेस्ट कंडीशन में बॉडी होता था तो भी हम एक पर्टिकुलर मास लेते थे, और जब बॉडी मोशन में आ जाता था तो भी उसका मास क्या होता था? फिक्स होता था। तो क्यों लेते थे ऐसा, हम अब बात करते हैं, यहां देखते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं आइए देखते हैं यहां पर कि मास कैसे स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। मास कैसे स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में जब देखते हैं तो किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है कितनी होती है? 2 मीटर पर सेकेंड या 250 मीटर, मैक्सिमम मान लो 250 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? लेकिन लाइट की स्पीड c क्या डिनोट कर रहा है? स्पीड। एक्चुअली में इसको रिप्रेजेंटेशन जो है जो उसे मैं पहले शो कर देता हूं। m नॉट क्या है? m नॉट जो है वो क्या शो कर रहा है? मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ बॉडी। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और मास m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल m, मास ऑफ बॉडी एट v स्पीड। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। m नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ बॉडी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्मॉल m मास ऑफ बॉडी एट v स्पीड। v स्पीड पे उसकी मास क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर आते हैं फिर से कि मास कैसे स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम किसी बॉडी की, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, किसी भी बॉडी की जो नॉर्मल स्पीड हुआ करती थी 2 मीटर पर सेकेंड या 250, मैक्सिमम हम लोग मान रहे हैं कि 250 मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोच लो ये क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना ज्यादा है? इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कितना ज्यादा है ये स्पीड ऑफ लाइट? इतना ज्यादा किसी बॉडी की स्पीड हो ही नहीं सकती। इसलिए जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। ये देखिए m इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस कितना है स्पीड? 250 हम लोग ले रहे हैं तो 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये कितना ज़्यादा है? डिनोमिनेटर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब इसको हम किसी छोटे वैल्यू, जब 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये करीब करीब 0 के बराबर आ जाएगा। ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लो m क्या हो जाएगा? ये m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? m नॉट। तो इसलिए हम m इक्वल टू एम नॉट वहां पर ले करके चलते थे अभी तक। समझ में आ रहा है? रेस्ट कंडीशन में जो मास रहती थी वही हमारी क्या होती थी? मोशन की भी कंडीशन में वही मास होती थी। क्यों लेकर के चलते थे? इस वजह से। समझ में आया? अच्छा, तो यहां पर हम किसके स्पीड की बात कर रहे हैं? एक्चुअली में यहां पर हम लोग चार्ज के स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। चार्ज ही तो मूव कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। समझ में आ रहा है? अगर हमें किसी भी बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है, तो हम वहां से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। यानी कि वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज
निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज मोशन में है, तो हम चार्ज की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और जब हम चार्ज की वेलोसिटी की बात करते हैं तो चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स होती है। समझ में आ रहा है। अब इतनी स्पीड होती है। अब इस वैल्यू को उसमें पुट करके देखते हैं। m = m0 डिवाइड बाई √1 माइनस कितना है 10⁸ का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए m0 डिवाइड बाई √1 माइनस 10⁻16 डिवाइड बाई 9 × 10⁻16, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, m0 डिवाइड बाई √8/9, ये होगा, ये कितना हो जाएगा 3m0 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन m0। समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा आएगी यानी कि m क्या है, ग्रेटर देन m0 है। समझ में आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे चार्ज की स्पीड बढ़ती जाएगी उसका मास क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से देखिए उसका मास क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो उसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ डिफरेंस क्या है किसके किसके बीच, चार्ज और मास के बीच। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या है, चार्ज और मास के बीच डिफरेंस। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मास क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, क्लियर हो गई। चार्ज और मास में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि आगे उसका यूज़ होने वाला है। क्योंकि जब हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली हम ये भी जानेंगे कि किस मेथड से हम किस मटेरियल को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ओके, कंडक्टर को किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर को किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या है, all those substances which can carry electric charge from one point to another point। ओके, समझ में आ रहा है। all those substances which can carry electric charge from one point to another point and allow to pass electricity through them is called conductor। ओके,
इतनी चीजें समझ में आई। कंडक्टर क्या है? ऑल दो सब्सटेंसेस विच कैन कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कि अगर ये हमारा जो मैटर है, ये जो मटेरियल है, अगर ये कंडक्टर है तो ये क्या करेगा? चार्ज को क्या करेगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करेगा? इसको कैरी करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो सकती है? पास हो सकती है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। मतलब वे सभी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो सकती है? पास हो सकती है, वही हमारा क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इजीली क्या हो सकती है? पास हो सकती है। इसीलिए हमारे जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो किसकी होती है? सिल्वर की, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे होती है कॉपर की। ठीक है, और थर्ड नंबर पे होती है गोल्ड की। अब सोच लीजिए, गोल्ड की भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं करते वायर में। गोल्ड का वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया ना इतना? ठीक है, गोल्ड का वायर यूज़ करेंगे तो हमारे घर हर दिन चोरी होती रहेगी। चोर आएंगे और वायर ही उखाड़ के ले जाएंगे। हमें कुछ नहीं ले जाना है, हमें वायर ले जाना है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? अब इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इंसुलेटर क्या होगा। ऑल दोज substances which does not allow to pass electricity through them. Okay, through them is called insulator. एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? मतलब समझ में तो आया ना कि मतलब वे सभी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करें? पास हो। ठीक है, वे सभी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं, इजीली क्या, वो पास ही ना हो उसमें। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? वुड, प्लास्टिक, पेपर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया या अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वुड के बनाए जाते हैं या फिर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, फ्लो ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी वर्कर है या फिर जो भी ह्यूमन है जो उसको यूज़ कर रहा है, उसे किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पे। ठीक है, ओके, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग? मेथड ऑफ चार्जिंग का एक मेथड हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कॉम्ब और हेयर का एग्जांपल। हम लोग क्या कर रहे थे कि कॉम्ब को क्या कर रहे थे? हम लोग कॉम्ब को अपने हेयर में क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे, अपने बालों में जब रब कर रहे थे कंघे को, और जब हम उसे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास ले जा रहे थे तो वो क्या कर रहा था? उसको अट्रैक्ट कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा था वहाँ पर। यानी कि जब हम इसको रब किए तो ये कॉम्ब क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो ये क्या है? एक मेथड है। ये क्या है? मेथड है किसी भी मैटर को चार्ज करने के लिए। समझ में आ रहा है? इस मैटर को चार्ज करने के लिए ये एक मेथड है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन मेथड।
समझ में आया? ऐसे ही हमारे दो मेथड और हैं, कंडक्शन और इंडक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। आइए देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, सॉरी मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट मेथड कंडक्शन, ठीक है। सेकंड मेथड फ्रिक्शन, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल जिसका हम लोग देख चुके हैं। थर्ड मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले वाले मेथड की हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें होता क्या है। यहां पे कंडक्शन में जो होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, यहां पे बेसिकली हम दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, दो बॉडी को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो उससे क्या होता है, चार्ज होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन भी क्या होता है, बाय रबिंग एक्शन। रबिंग एक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्जिंग बाय विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? ओके, तो सबसे पहले वाले मेथड की हम लोग बात करते हैं, कंडक्शन की, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन एक मेथड है जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इससे हम किस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, केवल कंडक्टिव मटेरियल को, सिर्फ हम लोग कंडक्टर को ही इससे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते रहते हैं, समझ में आ रहा है, मूव करते रहते हैं कंडक्टर में। इसलिए हम लोग यहाँ पर कंडक्शन से सिर्फ कंडक्टर को ही, मेटल बॉडी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल मेटल बॉडी, न्यूट्रल मेटल बॉडी है, इसको हमें चार्ज करना है कंडक्शन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में चार्ज मेटल बॉडी लाते हैं, ठीक है। हो सकता है ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो, ठीक है, निगेटिवली चार्ज मेटल बॉडी है। इसको हम क्या कर देते हैं, कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कंडक्टिंग वायर जिसमें चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो ये क्या करेगा, कंडक्टिंग वायर यहां से यहां तक चार्ज को क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये भी कंडक्टर है, मेटल है, तो ये क्या करेगा, इस पे जो चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इस वाले बॉडी पर क्या होंगे, फ्लो होंगे, और इस बॉडी के सरफेस पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये कब तक होगा, आखिर ये कब तक होगा, कब तक ये क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करता रहेगा। ये डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल साइज एंड शेप ऑफ बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी के मटेरियल साइज एंड शेप पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर हुई कि ये दोनों बॉडी के मटेरियल साइज एंड शेप पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। कि कितना इस पर चार्ज क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। एक कंडीशन है, नोट करके हम यहां पर लिख सकते हैं कि अगर इफ मटेरियल साइज एंड शेप इज सेम फॉर बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी के लिए मटेरियल साइज एंड शेप क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ रहा है? अगर दोनों बॉडी का शेप साइज और मटेरियल सेम है, उस कंडीशन में जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर यहां पर 10 कूलम चार्ज है, तो आफ्टर कनेक्टिंग दीज टू बॉडीज,
इन दोनों बॉडी को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कूलम चार्ज और 5 कूलम चार्ज यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस कंडीशन में? जब मटेरियल, शेप एंड साइज दोनों बॉडी का क्या है, सेम है तो। ठीक है, ये कंडीशन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये भी याद रखिएगा कि कंडक्शन मेथड से हम सिर्फ कंडक्टर को ही क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। समझ आया? तभी इस न्यूट्रल बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन मेथड पे। फ्रिक्शन मेथड से किस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, आइए सेकेंड जो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है वो क्या है, फ्रिक्शन मेथड, उसको देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे और कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे मिस मत करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है मैंने। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, इस न्यूट्रल बॉडी से दूसरे न्यूट्रल बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। यहां पर क्या होता है, सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रबिंग एक्शन होता है। ठीक है, रबिंग एक्शन होता है। तो इन दोनों बॉडी को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। दोनों ही बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो जब हम इसे रब करते हैं तो क्या होता है, या तो इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, या तो इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये वाली बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें आ रहा है तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे हम लोग लिए थे एग्जाम्पल किसका, कॉम्ब और हेयर का। कॉम्ब और हेयर में जब हम लोग रब करते थे तो क्या होता था, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता, ट्रांसफर होता था, जिसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिव दूसरी बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन मेथड से हम इन दोनों को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बाय रबिंग मेथड। ठीक है, रबिंग एक्शन से। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, सबके दिमाग में आ रही होगी कि मैंने मटेरियल नहीं बताया कि मटेरियल कौन से मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल या इंसुलेटर को हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि अगर कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों बॉडी इंसुलेटर हैं तो यहाँ पर दोनों ही बॉडी क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों में से एक बॉडी कोई मेटल है, मान लीजिए ये वाली बॉडी अगर मेटल है तो ये वाली बॉडी क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर होनी चाहिए। दोनों में से एक बॉडी इंसुलेटर होना ही चाहिए, दोनों में से एक बॉडी इंसुलेटर होना ही चाहिए, तभी इस मेथड से हम दोनों बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों बॉडी मेटल हो जाए तो क्या होगा। और क्या ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर दोनों बॉडी मेटल हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, तो भी तो क्या उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, होगा फ्रिक्शन। लेकिन देखिए क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि अगर दोनों बॉडी हमारा क्या है, मेटल है, तो मेटल होने की वजह से वहां पर जब हम उसको रब करते हैं, जब तक रब करेंगे तब तक तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे और बॉडी चार्ज रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, हटाएंगे, कांटेक्ट दोनों का क्या करेंगे, हटाएंगे, तो उतने ही देर में रीट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन क्यों होता है, ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज। तो जब तक हम उसे हटाएंगे, कांटेक्ट को जब तक उसको दूर करेंगे एक दूसरे से, तब तक क्या होगा, रीट्रांसफर ऑफ चार्जेस। रीट्रांसफर ऑफ चार्ज होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, दोनों फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ में आया, इतनी चीज समझ में आई, क्योंकि कंडक्शन हो जा रहा है। क्योंकि जब हम उसको जैसे रिमूव कर रहे हैं उतने ही देर में हम लोग देख चुके हैं चार्ज की वेलोसिटी क्या होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। अब उतनी स्पीड होने की वजह से उसमें कंडक्शन हो जाता है। उतने कांटेक्ट की वजह से, थोड़े से कांटेक्ट मतलब थोड़ी देर के लिए ही कांटेक्ट हुआ, उतने देर में ही जब तक हम उसको हटाएंगे तब तक उसमें से क्या हो जाएगा, रीट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे और दोनों ही बॉडी क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर कंडीशन है कि एक बॉडी क्या होनी चाहिए, दोनों में से इंसुलेटर होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम यहाँ पर मेटल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या होगी, एक बॉडी इंसुलेटर होना ही चाहिए। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा। चार्जिंग बाय विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के कैसे चार्ज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कॉन्टेक्ट से तो समझ में आ रहा है कि हाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रिक्शन से भी समझ में आ रहा है, लेकिन बिना कॉन्टेक्ट के कैसे चार्ज हो रहा है, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में, बहुत ही चीज़ क्लियर होंगी यहाँ पे, बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं बिना कांटेक्ट के। कैसे, अब देखिए। सबसे पहले तो ये समझे कि इंडक्शन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, न्यूट्रल मेटल बॉडी है, समझ। अच्छा, ये न्यूट्रल बॉडी मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब आपको समझ में तो आ रहा है, चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पर, वो भी जीरो होंगे? नहीं, जीरो नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। बॉडी तो न्यूट्रल है, उस पर बस चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जीरो है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे उसमें, समझ में आया इतनी चीज़ें। ठीक है, आइए देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे कि इंडक्शन प्रोसेस होता क्या है और उससे हम चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को। देखिए, न्यूट्रल बॉडी है, मेटल न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पास में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब हम इसमें लाएंगे तो ये क्या है, न्यूट्रल मेटल बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो निगेटिव चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर जो निगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे, उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर आएगा और इस सरफेस पे, बॉडी के, न्यूट्रल बॉडी के लेफ्ट सरफेस पे, इसके सरफेस पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके इस सरफेस पे, राइट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ये क्या हो गया, इंडक्शन प्रोसेस हो गया। चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अच्छा, तो बॉडी क्या अब चार्ज हो गया, नहीं, अभी बॉडी चार्ज नहीं है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अभी बॉडी चार्ज नहीं हुआ है, अभी तो इसका स्टेप 1 है, ये 4 स्टेप में होता है। समझ में आ रहा है, स्टेप 1 में क्या हुआ है, वो यहाँ पे जो 4 स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी नहीं कह सकते हैं, अब क्या हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया है इंडक्शन प्रोसेस से। तो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अभी है यहाँ पर, इसको हम रिमूव नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्थ से। अर्थ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ के पास क्या है, अर्थ क्या है, रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यानी कि निगेटिव चार्जेस सप्लाई करेगा, और वो निगेटिव चार्जेस इन सभी प्लस को, पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये देखिए न्यूट्रल हो गया। अब इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इस सरफेस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये हमारा किस में, स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, किससे, अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट द बॉडी टू द अर्थ। अर्थ से हम लोग क्या किए, डिस्कनेक्ट कर दिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी भी ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहीं पर है, इसलिए जो निगेटिव चार्ज है वो अभी भी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है, बॉडी के लेफ्ट सरफेस पे ही अभी भी है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 4 में रिमूव कर देंगे, रिमूव्ड द चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करते ही क्या हो जाएगा,
ये जो निगेटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके सरफेस पे, और बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली, बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। ओके, बॉडी हो जाएगा हमारा निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, इतनी चीजें समझ में आई, 4 स्टेप हैं इसके, समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रल मेटल बॉडी है जिसे हमें चार्ज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पास में क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाने से क्या होता है, इसके जो चार्ज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये चार्ज नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है, चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। प्लस जो चार्ज है इस साइड आ गए हैं, सरफेस इस साइड आ गए हैं बॉडी के, और निगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सप्लाई होंगे। अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। निगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और इस सरफेस पे सिर्फ निगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करते हैं, अर्थ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से डिस्कनेक्ट करते ही ये क्या है, निगेटिव चार्ज क्या होंगे, अभी भी इसी सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। स्टेप 4 में क्या करेंगे, रिमूव द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और जैसे ही रिमूव करेंगे, ये जो निगेटिव चार्ज है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई, और हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, आज हमारा यहाँ मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। उसके बाद है हमारा क्या है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। और कुछ IIT JEE के भी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। तो फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।